नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल में, जहां पे हम बातचीत करते हैं बाजार की। बाजार में जो भी घटनाक्रम हुए और जो इस वक्त आपको परेशान कर रहे होंगे, उन्हीं सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पूरे हफ्ते में भारत में, अमेरिका में बहुत जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमारे मार्केट को इम्पैक्ट किया है। और इसी तरीके के मूवमेंट आपने पिछले 4 दिनों में और फ्राइडे को देखे। इसको कैसे डिकोड करें, कैसे समझें कि इस समय क्या हो रहा है और अगले हफ्ते बाजार में क्या होने वाला है, इसी को आज हम समझेंगे अपने इस खास शो में, जिसका हमने नाम रखा है यू टर्न है या करेक्शन है। अब दोनों के बीच में कोई एक चीज़ हो सकती है, इसी पे बातचीत होगी। तो आज का जो हमारा ऑन द शो है, क्योंकि हम 4 विषय लेते हैं और उन 4 को विस्तार से समझते हैं अपने मेहमानों के साथ, तो आज का जो हमारा ऑन द शो है उसमें पहला टॉपिक यही वाला है कि बाजार का ये यू टर्न है या करेक्शन है। इसको सेपरेटली बिल्कुल समझेंगे कि जो कुछ भी बाजार में हुआ ये क्या था, मतलब घूम गया है बाजार फिर से, या फिर एक छोटे मोटे करेक्शन है और यहाँ से रैली फिर बनेगी। दूसरा टॉपिक है कि HDFC ट्विंस में, यानी HDFC और HDFC लिमिटेड में, बैंक में जो मर्जर की प्रक्रिया के बीच में एक MSCI का रिबैलेंसिंग की खबर आई, उसकी वजह से शुरुआत वहीं से हुई। मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची और मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ और फिर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हुई। तो इन दोनों स्टॉक को पर से कैसे समझना चाहिए, कैसे इसको एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और इससे आगे क्या होगा, या फिर ये बहुत छोटी सी घटना है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तीसरी जो हमारा ऑन द शो है कि सरकारी कंपनियों और ख़ास तौर पे रेलवे शेयर्स में जो ये तूफ़ानी वंदे भारत वाली रफ्तार से चल रहे हैं, एक महीने में, 2 महीने में 70-80% चल रहे हैं, इसका राज क्या है, क्यों इतनी तेज़ी है, क्यों भाग रहे हैं इतना शेयर, और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। चौथा विषय है हमारा कंज्यूमर फाइनेंस में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान ये है कि जियो फाइनेंस आने वाला है। उसका डिसीजन हो चुका है और वो जल्द ही हम लोगों के सामने होगा और इसके करंट शेयरधारकों को एक के बदले एक शेयर मिलेंगे। इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। आप तो ये 4 अलग अलग विषय हैं, चारों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज के जो मेहमान उनसे परिचय करा दूं, मिहिर वोरा सर हमारे साथ हैं, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO हैं, मेरे साथ स्टूडियो में है। सुनील सुब्रमण्यम सर है, MD एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फाइनेंस के, और उसमें बातचीत हम लोग करेंगे। साथ ही आशीष चतुर्मोता जी हैं, फंड मैनेजर हैं GM फाइनेंशियल सर्विसेज के, और अभिषेक अग्रवाल जी हैं जो रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है और चारों दिग्गजों से इन चारों विषयों को डिकोड कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल मेरा जो है कि बाजार में यू टर्न या करेक्शन, इसको सेपरेटली समझते हैं। मिहिर सर, ये क्या हुआ है बाजार में? यू टर्न ले लिया क्या उसने? इतने दिन तक चला, अब चलो पीछे चले, ये हो रहा है? यू टर्न तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। अभी तो 18,000 पे निफ्टी तो है, तो इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम ऑल टाइम हाइज। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बाजार वॉलेटिलिटी की ओर जा रहा है, वो लग रहा है कि जो US में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके भी थोड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं। खास करके जिस तरह से US में मिड साइज बैंक की क्राइसिस है, वो सब जो है मेरे ख्याल से कंसर्न्स बाजार के माइंड में है। बट यू टर्न तो नहीं है, अभी तो मैं बोलूँगा सिर्फ करेक्शन ही है, क्योंकि बाजार ऐसा तो कुछ गिरा नहीं है ऑल टाइम हाई से। तो ये करेक्शन है छोटा मोटा, अभी तक तो ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में इतना कुछ हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, हमको भी फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे देखे तो आज गिरा है बाजार, सही बात है, लेकिन वैसे देखे तो 18,000 इज अ वेरी गुड लेवल फॉर द निफ्टी। बट रीजन क्या है इसका, क्यों हमको असर नहीं पड़ रहा? हमको भी नहीं पड़ रहा, US को भी नहीं पड़ रहा है। मतलब वहाँ पे बैंक उड़े जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। अभी आप हो सकता है कि अगले हफ्ते हम लोग जब मिलेंगे तो 2 बैंक और उड़ चुके होंगे। ये क्या हो रहा, फिर भी कोई असर नहीं? ये अगर आप स्टेप बैक करके देखें तो जो US फेडरल रिजर्व और गवर्नमेंट ने जिस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक को बचाया मींस जिस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, और उसके बाद अभी जो रिसेंटली भी जो एपिसोड हुआ उसमें भी बहुत फास्ट एक्शन करके JP मॉर्गन ने बैंक को खरीद लिया। तो बाजार को एक ये फीलिंग आ रही है कि जो US सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अगेन क्वांटिटेटिव लूजनिंग कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकते हैं। तो एक हम जो कहते हैं ना फेड पुट है, वो मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में वापस आ रहा है कि कुछ भी होगा तो फेडरल रिजर्व आके बचा लेगी। तो जैसे ही बैड न्यूज आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड बिकमिंग लेस हॉकिश और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड लूजनिंग बिकम्स हायर। तो अभी हम देखें तो लास्ट परसों जो फेड ने हाइक किया 25 बेसिस पॉइंट का, वो अब उसके बाद बॉन्ड प्राइसेस एक्चुअली ऊपर गए। इंटरेस्ट रेट्स जो फ्यूचर है 10 ईयर बॉन्ड वगैरह ईज ऑफ हो गए, क्योंकि बाजार ये कह रही है कि भले आपने हाइक कर दिया बट ये आपका आखिरी हाइक था
और अब स्लो डाउन इतना आएगा कि नेक्स्ट 6 महीने में आपको काटना शुरू करना पड़ेगा। ये बॉन्ड प्राइस, हाँ ये बाजार कह रहा है। तो बाजार फेड को चैलेंज कर रहा है कि हम कह रहे हैं कि ऐसी रिसेशन आने वाली है कि आपको काटना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल ग्लोबल लिक्विडिटी को है वो ड्राइव कर रही है। इस पे मैं बात करूंगा कि ये जो चैलेंज है उधर चल रहा है ना, एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। सुनील सर, ये आप लोगों ने खरीदना कम कर दिया है क्या? FII लौट है तो आप लोग थोड़ा सा हाथ टाइट कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट में एक करेक्शन आ गया? देखिए, बात है कि बहुत से स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेसिफिक स्टॉक्स में वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इंडस्ट्री में, आप देख रहे होंगे। तो वो क्या है कि अर्निंग सीजन के हम एक की पॉइंट पर है, और पिछले 6 महीने में या फिर जो रीसेंट रैली हुई है उसमें जो स्टॉक्स की उम्मीद है कि बहुत परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, तो वो इतनी वैल्यूएशंस को बढ़ा के लेके, बिकॉज एट द सेम टाइम FIS की वापसी भी अपने देखा है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग था। तो शायद अभी क्या है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कि अर्निंग सीजन में 2 चीज देखनी पड़ती है। एक, एक्चुअल अर्निंग्स का जो रिपोर्ट कंसेंसस है बेहतर है कि नहीं। दूसरी, जो गाइडेंस देते हैं हर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, राइट, जो गाइडेंस देती है कंपनी के फ्यूचर के बारे में, उसके बाद शायद फ्रेश रीअलोकेशन किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जस्ट एक स्थिति है जो इस महीने मेरे ख्याल में रहेगी। और ये कारण है कि जो FI की थोड़ी बहुत सेलिंग हुई, तो करेक्शन जो हुआ बात कर रहे थे, उसी कारण। तो नॉर्मली MFs आके खरीद रहे थे जब FIs बेच रहे थे, बट आज माहौल ऐसा नहीं है। आज थोड़ा वेट एंड वॉच का सीन है। और स्पेसिफिकली वो जो ट्विंस की बात हुई वहां पे, तो क्या था कि एक्सपेक्टेशन था कि इतना एडिशनल फ्लो आएगा जब ये एक्चुअल MSCI रीसेट होगा, बट उम्मीद से कम हुई वो रीसेट। तो एक आउटफ्लो शायद होगा, कहीं वो डर के मारे गिरा है। तो फंडामेंटली कुछ गलत नहीं है, उनके अर्निंग्स नंबर्स तो बहुत बेहतर निकले हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स एक कस्प सिचुएशन में है जहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी की फ्यूचर डायरेक्शन, राइट, और इसलिए आज गिरावट देखा सेक्टर में। आज इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स में करेक्शन हुआ, जैसे IT, जैसे मेटल्स, जैसे फार्मा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का दिलचस्पी नहीं है। डोमेस्टिक फंड मैनेजर की फोकस डोमेस्टिक परफॉर्मिंग स्टॉक्स के ऊपर है, जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। इसलिए जो सेलिंग हुआ FIS की तरफ से, उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, इसलिए वहां पे गिरावट ज्यादा हुआ। तो ये सिचुएशन जारी रहेगी, बिकॉज जैसे अभी पहले स्पीकर भी कह रहे थे कि ऑनगोइंग रिसेशन अगर आ जाता है ना, तो सेक्टर जिनके ऊपर ये भारी पड़ेगा नेचुरली वो यही है, IT, फार्मा और ग्लोबल साइक्लिकल्स जैसे मेटल्स। तो नेचुरली वहां पे कोई किसी का हिम्मत नहीं है जाके आज ये बेच रहे हैं तो मैं जाके खरीदूं। तो नेचुरली ये सेक्टर्स से डोमेस्टिक MF स्टेइंग अवे कर रहे हैं, और कुछ भी खरीदारी करेंगे वो होंगे प्योर डोमेस्टिक। जैसे मैं कहूंगा ऑटो, जो डोमेस्टिक सेल्स की डिमांड के ऊपर रहेगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग। नहीं सुनील सर, एक सवाल यहाँ पे, क्या ये मैं ये समझने की कोशिश करूँ, ये चर्निंग थी, कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो करेक्शन आई कराया, या फिर ये ट्रैप था? ट्रैप इन द सेंस कि मार्केट लगातार चलता चला जा रहा था विदाउट एनी रीजन। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि US में इतना तूफान मचा हुआ है, भारत में ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट अपनी रफ्तार में चले जा रहा है। तो क्या ये एक ट्रैप था कि लोग फंसते गए और जैसे ही एक हल्का सा झोंका आया हो नीचे, ये था क्या? वो कारण जरूर हो सकता है जो आप कह रहे हैं। जिस तरह एक बलून को प्रिक होता है तो एकदम से फुस नीचे गिर जाती है ना। तो एक हाइटेंड वैल्यूएशन, बिकॉज पिछले 2-3 हफ्ते में ऐसी कुछ नई खबर जो नहीं आई है। इंडियन इकोनॉमी की हालत, GST कलेक्शन मंथ ऑन मंथ राइज हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की हालत में कोई दिक्कत कभी नहीं थी। खाली वो एल नीनो के बारे में और मॉनसून फोरकास्ट के बारे में थोड़ा बहुत एक स्काई मैट और इंडिया मैट का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वैसे तो डोमेस्टिकली सडनली गुड न्यूज, ऐसे कोई सरप्राइज नहीं आई कि मार्केट सडनली बढ़े, और बैड न्यूज भी नहीं है कि मार्केट गिरे। तो ये एक मैं कहूंगा कि वॉलेटाइल FII फ्लोज जो होते हैं, हेज फंड या एक्टिव MF जो प्ले करते हैं, और द रीजन पैसा आया ना, तो देखिए डॉलर जब वीकन होता है तो उनके लिए भी कभी का रिस्क विजा भी इंडिया कम हो जाता है। अभिषेक, ये बताइए कि जब हम लोग जीना चढ़ते 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 ऊपर गए और लौटे लिफ्ट से, मैं इसलिए कह रहा हूँ निफ्टी 0.02% पिछले एक हफ्ते की मेहनत को उसने ना पानी फेर दिया, और सेंसेक्स तो बेचारा नेगेटिव में चला गया। ये क्या चक्कर भाई, इतनी मेहनत का पानी 2 घंटे में सफाया हो गया। तो क्या हुआ मार्केट में, आपके हिसाब से क्या हुआ?
तो नीरज जी, पहली बात तो ये है कि जो वेटेज है, जो ये बड़ी बड़ी बैंकों के जो शेयर हम जानते हैं, स्पेशली आज एचडीएफसी की जो बात कर रहे थे, एमएससीआई का इम्पैक्ट, ये लार्जली उसको फैक्टर करता है। जस्ट बिकॉज इंडेक्स एक हफ्ते में एक ऐसे करेक्शन स्टेज पे चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक तरह से पूरे मार्केट को नेगेटिवली देख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हफ्ता गया है। और ये एक ट्रेंड भी है जो लास्ट 2 हफ्ते से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, बल्कि पूरा अप्रैल महीना ही बहुत बढ़िया जो है कमबैक था मार्केट का। आप मार्च की सिचुएशन में देखें, जहां पे किस तरह से जो स्टॉक्स है वो एक कंटिन्यूसली करेक्शन फेज में जा रहे थे, और एकाएक अप्रैल के अंदर में वो सिनेरियो चेंज हो गया। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल लेवल पे जो मार्केट है वो स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत टाइम से स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है एक डीकपलिंग हो चुकी है हमारी ग्लोबल मार्केट्स को लेके, जहां पे स्पेशली अगर हम यूएस की बात करें, बिकॉज 18 महीने से अगर एफआईआई इस क्वांटम से मार्केट में सेलिंग करते हुए जा रहा है, यानी उसके बावजूद आपकी जो इंडेक्स है वो अभी भी एक लेवल पे खड़ी है और ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई के पास जा रही है। मुझे लग रहा है और क्या चाहिए आपको, और क्या प्रूव करना है? मुझे लग रहा है अंडरलाइन बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेटली कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट एक बार के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। रेट हाइक की बात कर लें या यूएस की बैंकों के फेलियर की बात कर लें, ऑफ कोर्स ये बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, और मार्केट ने एक मेच्योरिटी हमारे मार्केट ने जो दिखाई है वो भी एकदम कमेंडेबल है। और यहां से जिस तरह से कि हम डिमांड सिनेरियो लोकल लेवल पे देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं स्पीकर्स के साथ जो अभी पॉइंट्स बना रहे थे कि डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे जो है कुछ इंपैक्ट हमें जरूर मिलेगा आईटी फार्मा में, बट लोकल लेवल पे जहां पे ऑटो सेक्टर की जैसे की बात हुई, जहां स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिल रहा है, वहां पे कंटिन्यू बाइंग हो सकती है। सो एक तरह का चर्न आप कह सकते हैं, एक सेक्टर रोटेशन हम देख सकते हैं मार्केट में, बट ओवरऑल लेवल पर मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी घबराने की जरूरत है। मार्केट ने एक लेवल की मेच्योरिटी दिखाई है, एफआई सेलिंग को बर्दाश्त किया है, अंडरलाइन डीआईएस के पास बहुत कैश पड़ा है। मुझे लग रहा है बस एक मोमेंटम चाहिए, जहां पे एफआई थोड़ा सा और एक बाइंग जो शुरू कर दे, तो फिर आप देखोगे एकाएक मार्केट के अंदर में एक तरह का हाहाकार जैसा दिखेगा, बिकॉज यहाँ बेचने वाला तो अब कोई बचेगा नहीं, खाली लेवार खड़े रहेंगे, तो फिर आप देखोगे मार्केट में एक सडनली एक लंबा जो है मुझे लगता है तेजी का माहौल। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक जो पॉजिटिव हुआ है वो ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए। ऑयल प्राइसेस जिस तरह से करेक्ट हो गए हैं लास्ट 2 हफ्ते में, 72-73 पे आ गए, बिल्कुल, तो वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, करेंसी के लिए, इंटरेस्ट रेट्स के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। और दूसरा पॉजिटिव है कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल बैंकिंग, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, तो दैट वाज आल्सो होल्डिंग द मार्केट। ओके, तो ये एक बड़ा नहीं, ये तो खैर बड़ा रीज़न है कि क्रूड हमारे लिए किसी भी रीजन से गिर रहा हो, हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव जा रहा है। डॉलर भी एक दुनिया के बाजार में अगर उस बास्केट में देखें डॉलर इंडेक्स, तो वो भी वीक पड़ा है, तो वो भी हमारे फेवर में जा रहा है। तो अभिषेक आप ये कह रहे हैं कि हम मान के चलें कि ये जो एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से मार्केट नीचे आ गया, ब्रॉडर पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ब्रॉडर लेवल पे कोई वरी करने की बात है। अगर कोई इंडेक्स लेवल पे ही बाइंग कर रहा है या इंडेक्स शेयर्स को ही अगर हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, तो सर्टेनली वहां पे फिर आपको इस तरह के इवेंट को समझना पड़ेगा, बिकॉज आपकी एलोकेशन वहां है। पर मेरे लिए मार्केट 50-50 नहीं है, 50 के नीचे 500 कंपनियां हैं या 1000 कंपनियां हैं जो ज्यादा रेलेवेंट करती है, जो इंडिया को बनाती है। वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे इस तरह की कोई भी मंदी नहीं दिख रही है। निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं, तो ये अंडरलाइंग स्ट्रेंथ हमें दिखा रही है कि मुझे लग रहा है कि अगर हम ओवरऑल मार्केट की तेजी को देखें तो वो एक पॉजिटिव साइन दे रही है। इंडेक्स लेवल पे क्योंकि कुछ इंपैक्ट ऐसे हो सकते हैं लार्ज शेयर के बेसिस पे, तो वो तो बनता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, ये मार्केट का नॉर्म। ओके, तो ये एक तस्वीर बन रही है कि मार्केट में यू टर्न शब्द का यूज ना किया जाए। तो मैं अपना ये वर्ड वापस तब लूंगा जब मैं एक बार अभिषेक से बात कर लूं। आशीष चतुर्मुखता से। आशीष जी, ये बात सही है कि आज बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरह से पिटा, है ना, तो दोस्त मर सकते हैं उसके ऊपर कि उसने ही सब पूरे मार्केट का मूड खराब किया। लेकिन मेरा जो ओरिजिनल सवाल था, जो मैंने मिहिर जी से शुरू किया था, कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुनील जी जैसे लोग म्यूचुअल फंड बहुत खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए क्या आप भी उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? जी, तो नीरज जी, सिर्फ सुनील जी बाइंग कर रहे हैं, मिहिर जी बाइंग कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो है ही, पर जो आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं इतनी जबरदस्त तरीके से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि किस तरह से जीएसटी का कलेक्शन है। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट
एनवायरनमेंट को शो करती है। इनफैक्ट मैं एक डेटा देख रहा था जहां पर पे लग्जरी गुड्स का जो सेगमेंट है उसके अंदर में भी एक जबरदस्त आपको बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कॉम्पेंसेटरी सेस के तौर पर समझा जा सकता है। जो कि कॉम्पेंसेटरी सेस जो है उसमें एक बहुत अच्छी बढ़त आई है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो 28% और 18% जीएसटी जिन सेक्टर्स या जिन कमोडिटीज के अंदर में लग रहा है वहां पर पे अच्छी बढ़त आ रही है, तो ये कंजम्पशन एनवायरनमेंट को क्लियरली इंडिकेट करता है। अब जहां तक के बाजार की बात है, आप ये देखिए 2.5 लाख करोड़ की एफआईआई की सेलिंग जो पिछले 18 महीने में रही, उसके बावजूद भी बाजार का जो करेक्शन था वो हार्डली 7-8% का करेक्शन रहा। और कहीं ना कहीं उसके बाद आपने बेस बनाना शुरू किया, तो जो बाहर के ग्लोबल कंसर्न्स थे उसको बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट ने डिस्काउंट किया। और हम जैसे कहते हैं बाजार एक डिस्काउंटिंग मशीन है, और ये डिस्काउंटिंग मशीन ये इंडिकेट कर रही थी काफी समय से कि जब कमोडिटीज के प्राइस, चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक, लेड, स्टील, क्रूड, इनके अंदर में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और जो सबसे बड़ा कोर कंसर्न था वो था इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के जो कोर था वो क्रूड और इस तरह की कमोडिटीज थी जिनमें बड़ा करेक्शन आया। और जिसके चलते आपने देखा अभी आरबीआई ने जब पॉज की बात की, तब भी मैं आपके शो पे था और तब हमने कहा था कि बैंक निफ्टी करीब करीब 44-45 हजार की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बैंकिंग की तरफ से आएगी जो इंडेक्स को राइड करेगी। और अब आप देखिए, आप हार्डली 400-500 पॉइंट दूर रह गए इंडेक्स के लेवल पे। तो मेरे हिसाब से करेक्शन तो कहीं था ही नहीं, इनफैक्ट एक बहुत सस्टेन्ड अपमूव हमने देखा, और हमें लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अंडरलाइंग फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ आ रही है, जिस तरह से कैपिटल आउटले में बात हुई कि 10 लाख करोड़ का केपेक्स गवर्नमेंट की तरफ से होने वाला है, 5 लाख करोड़ का स्टेट की तरफ से केपेक्स होने वाला है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस 7 से 8 लाख करोड़ का केपेक्स करेंगे। तो जब इतना केपेक्स होगा तो इसका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो जबरदस्त रहेगा, और ये इवेंचुअली कंजम्पशन के अंदर में भी देखने को नजर आएगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ जो अभी मीर जी ने बात की, क्रूड जो कहाँ एक समय पे $110-120 से आज $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। इन्फ्लेशन को, मार्जिन हमारे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, और इंडिया जो कि एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी है, वहां पर पे मेरे हिसाब से एफआईएस का फ्लो जैसे ही शुरू होगा, आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया ट्रेंड मूव बाजार के अंदर में बनता हुआ नजर आ जाएगा। बल्कि मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा शुरू हो भी गया है मीर जी। एफआई मतलब अब पहले जो था कि रोज बेचते थे, अब वैसा नहीं है, अब तो खरीदते भी हैं खूब बीच बीच में। हमने लास्ट वीक एक डिस्कशन किया था, आशीष जी आपने बहुत सही बात कही कि जो जीडीपी इसका नंबर आया जीएसटी का ऑल टाइम हाई पे, उसको और एक्स्ट्रापोलेट करें ना, अलग अलग जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बाजार में। एफएमसीजी कंपनी का रिजल्ट देखिए आप, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं। आप नेस्ले की देखिए, टाटा कंज्यूमर की देखिए, इवन आप डाबर की देखिए, एचयूएल की देखिए, कहीं कोई आपको वैसे कंसर्न नहीं दिख रहे जैसे कि एकदम पहाड़ गिर पड़ा हो और कुछ बिक ही नहीं रहा उनका। सब बढ़िया बिक रहा है और बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो वो भी एक है कि ब्रॉडर जो आपका टियर 2, टियर 3, 4 और रूरल इलाके, वहाँ से भी ग्रोथ आ रही है। तो ये मान लेना ठीक रहेगा कि ये भाई छोटा मोटा करेक्शन था, भी डरने की जरूरत नहीं, न्यू हाई बन के रहेगा इस बार। हो सकता है, बिकॉज हम देखें तो निफ्टी का जो लेवल है 18,000 का, वो एक साल पहले का ही लेवल है, लेकिन जो निफ्टी का अर्निंग्स है वो 15-20% ग्रो कर दिया ना, तो निफ्टी का जो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गया कंपेयर टू 1 ईयर बैक। ओके, तो ये है। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा जो है, जो HDFC ट्विंस वाला, इसमें हल्का सा जिक्र सुनील जी ने भी किया होगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा और समझना चाहता हूँ। सुनील सर, ये जो HDFC वाला मामला है, ये मेरे दर्शकों को समझाइए क्या है। 5-5% एक दिन में स्टॉक दोनों गिरे। लोगों ने बताया कि MSCI ने अपना जो रिजिक करने वाले हैं मर्जर के बाद, उसमें फैक्टर है 1 से घटा के आधा कर दिया है, 0.5। क्या होता है ये, किससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ये है ना जो कहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में ग्रेटर फूल थियरी, राइट। माने जो एक्सपेक्टेशन था कि ये दोनों को मर्ज करने के बाद उनकी वेटेज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, MSCI का इंडेक्स में बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी तो और फ्लोज आएगी, तो उसको एंटिसिपेट करते हुए कोई डोमेस्टिक वाले और अदर एफआईएस ने पहले से खरीदा, क्योंकि जब वो बाइंग आई तो प्राइस और बढ़ेगी। तो ऑलवेज वो ग्रेटर फूल थ्योरी कहते हैं कि क्योंकि कोई और आके फ्यूचर में खरीदने वाला है, मैं आज को उसको आज ही खरीदूं ताकि मैं एक प्रॉफिट बनाऊं। अब इस चीज जब सामने आई कि नहीं, ये एक्चुअली वेटेज कम होने वाली है, बढ़ने नहीं वाली है, तो तब क्या हुआ कि जो एंटिसिपेटेड बाइंग
के लिए जिसने खरीदा उसने कहा यो मैं तो फंस गया, तो बिफोर बाकी लोग बेचे मैं जाके बेचूं, दैट इज आई डोंट वांट टू बी अ ग्रेटर फूल देन द अदर्स। तो ये खाली एक रिएक्शन, बिकॉज वो स्पेकुलेटर्स होते हैं मार्केट में जो ऐसे प्ले करते हैं कि एक्सपेक्टेशन के तौर पर जल्दी आना और फिर झट से निकलना। तो ये जो एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज आया इन टर्म्स ऑफ व्हाट द वेटेज, वो इन सब ऑपरेटर्स के लिए बहुत नुकसानकारक था। तो इसलिए उन्होंने जल्दी बेचा, चाहे वो बुक प्रॉफिट हो या कट लॉस हो, डिपेंडिंग ऑन कौन से लेवल पर उन्होंने खरीदा था। तो ये एक बहुत टेम्पररी फिनोमिनन है, बिकॉज नंबर्स तो देखिए आप स्ट्रांग है और कंबाइंड मर्ज्ड एंटिटी और मजबूत रहेगी इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर बेस, जो भी नंबर्स है वो बहुत बेहतर रहेगी। सेकेंड चीज आप ये भी याद रखिए कि डोमेस्टिकली मर्जर का हिसाब ये होगा कि एक म्यूचुअल फंड अगर दोनों स्टॉक को रख रही है, एक सेबी का रूल है कि 10% से ऊपर आप पोर्टफोलियो में एक नाम को नहीं रख सकते, किसी भी म्यूचुअल फंड अदर देन अ सेक्टोरल फंड। तो अब अगर समझिए मैंने 9% एचडीएफसी भी रखा था और 9% एचडीएफसी बैंक भी रखा था, तो 18% से मेरे को उसको 10% करना होगा। अभी कई फंड मैनेजर्स ने धीरे धीरे उसको करना शुरू कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली एक दिन वो हो जाएगा। सेम वे इन द डेट मार्केट भी, डेट में भी पेपर्स जो एचडीएफसी बैंक इशू करती है सीडीज, और एचडीएफसी भी इशू करती है राइट एनसीडीज, तो उसका भी सेम कंबाइंड एंटिटी में आप एक को बेचना होगा, मगर उसमें आप लॉक्ड इन रहते हो ना। तो ऐसी स्थिति में जो एक ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक सेलिंग प्रेशर का माहौल, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स को धीरे धीरे, अब बहुत सारे फंड मैनेजर्स को ये इवेंट पता है और धीरे धीरे करते आ रहे हैं, मगर पूरा नहीं हुआ है। आप पोर्टफोलियो को उठा के देखिए, अभी भी कंबाइंड एंटिटीज का 10 से ज्यादा होगा पोर्टफोलियो में, 18 तक नहीं होगा, मगर चाहे 14, 12, 13, तो वहां पे भी थोड़ा पैरिंग होगा जब फाइनली ऑल अप्रूवल्स होती है और एक ही उसका एनएससी का आईसिन नंबर रहता है, तब वो होगा। तो वो एक प्रेशर भी होगा जो थोड़ी देर के लिए अंटिल द पोर्टफोलियोज गेट रियलाइन वो हो जाएगा। बस यही दो बातें जो उस दोनों स्टॉक के ऊपर भारी पड़ रहा है आज में, बट मेरे के लिए बहुत टेम्पररी सिचुएशन है। क्वालिटी ऑफ द कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है, तो बाउंस बैक जरूर। ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट है जो हो रहे हैं, और उस एडजस्टमेंट की वजह से कुछ निवेशक निकल रहे हैं, फिर कोई नए निवेशक उसके अंदर आएंगे। अभिषेक अग्रवाल, आपने कैसे इस घटना को देखा, और कोई किसी प्रकार के आपके हिसाब से अप्रोच में बदलाव लोगों के आएगा क्या? तो नीरज, ये आप देखेंगे ना, डिमांड सप्लाई वाली बात है, ठीक है। अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, वहां पे बड़ी क्लियर बात थी, लोगों ने सोचा शायद यहाँ पर अब एक नई डिमांड आएगी $3 बिलियन बाइंग की, जो नहीं हुई, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ऑल द राइट रीजंस वी अंडरस्टैंड नाउ। तो वहां पे अब एक $200 मिलियन की सेलिंग आनी है, एक एडजस्टमेंट फैक्टर को लेके। तो वो डिमांड सप्लाई को लेके अगर मैं मैच करूं तो उसका रिएक्शन था, ठीक है। एज फार एज स्टॉक के मर्जर की बात करें, तो आप कहीं पे भी कोई भी मर्जर उठा ले दुनिया का, इससे पहले अगर आप देखें बड़े बड़े मर्जर, जो ऑफकोर्स एकदम रेलेवेंट और डिस्कशन का नहीं होगा, बट अगर आप टाटा के केस में भी देखेंगे, जब कोरस एक्वायर की थी तब एक मर्जर हो रहा था। कहीं पे भी कोई भी मर्जर हो, चाहे कितनी बढ़िया क्वालिटी की आप कंपनी ले लो, 1-1.5 साल लगता ही है। एक तरह का जो एडजस्टमेंट एफएनएल या जो पीएनएल पे हम बैलेंस शीट पे आके देखते हैं, वो एक एडजस्टमेंट होता है जहां पे परफॉर्मेंस जो है रिजल्ट्स में इतनी जल्दी से दिखती नहीं है। तो पिटी हुआ कि वो फैक्टर इन है। तो आपके पास अब होना ये है कि एक तरह की कैपिंग, आपको पता है कि भाई 15% से ऊपर आप एमएससीआई के ऊपर वेटेज भी जा नहीं सकते, 75% आपकी एफआई की लिमिट हिट हो चुकी है। तो अब अगर कोई डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर इवन अगर पॉजिटिव भी है, तो बाइंग करने की एबिलिटी नहीं होगी अनलेस वो थोड़ा एक करेक्शन फेज में स्टॉक नहीं जाए और फ्रेश रोटेट ऑफ हैंड्स नहीं हो। तो ये एक प्रेशर बना रहेगा। दोनों बैंक अपने अपने लेवल पे, जो दोनों एंटिटी है वो अमेजिंग है, बट देन हमें अपसाइड भी पता है कि ये कैप्ड हो रखा है, बिकॉज आप कुछ अलग से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो फाइनेंशियली चेंज होने के हिसाब से। और एक डिमांड सप्लाई की, जैसे कि मैंने एक एलिमेंट रखा कि यहाँ पे अब एक कैपिंग उधर से भी हो गई है कि आप कितना बाई कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी फ्रेश बाइंग किसको करनी चाहिए। अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा है तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं, आप रख सकते हो, बट लॉन्गर टर्म के लिए रिकमेंडेड हो। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, चूंकि अभी जो सुनील जी ने कहा और जो हमने कहा कि बहुत स्पेकुलेटिव तरीके से बताया गया, $3 बिलियन की बाइंग आएगी, पता नहीं कहाँ से कैलकुलेशन करके लोग ले आए, जबकि एमएससीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लोग तो पुरानी जो एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है उसको एक्सट्रापोलेट कर रहे थे, उसको एक्सट्रापोलेट कर रहे थे। कोई इरेशनल बात नहीं थी। लेकिन ये स्पेशल सिचुएशन इस तरह से थी क्योंकि ये इतना बड़ा एंटिटी था। कोई छोटी कंपनी हो तो इतना सोचना नहीं पड़ता था, बट सिंस इट्स अ बिग पोर्शन ऑफ द इंडेक्स, एमएससीआई हैड टू डू थिंग्स इन अ लिटिल मोर कैलकुलेटेड वे।
जी चतुर्मोता जी, आपकी राय इस पे, इन दोनों स्टॉक्स पे, उसके बाद फिर मैं अगले तीसरे विषय पे आऊँगा। आपके हिसाब से क्या हुआ और क्या अब होगा इसमें? ये देखिए नीरज जी, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चीजें बाजार में हुई है और मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टॉक का प्राइस है या कंपनीज है वो उनके कोर फंडामेंटल्स के बेसिस पे चलता है, अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम पे चलता है। और जब हम ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि आप केपेक्स साइकिल देख रहे हैं, आप कंजम्पशन साइकिल देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो $2300 पर कैपिटा की इनकम है वो इवेंचुअली $4000 पे जाएगी, तो कंज्यूमर जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑटो लोन फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैवल के अंदर में अब एक फाइनेंसिंग शुरू होने लग गई, क्योंकि अब देख रहे हैं तो ये सब कुछ एक इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ में कन्वर्ट होगी। और अगर से एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट बनेगा और अगर से इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं पीक आउट होते हैं, तो निम्स के अंदर में एक बड़ी बढ़त हमें देखने को नजर आएगी। तो अल्टीमेटली ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना बन के रह जाएगा। मैं तो समझता हूँ एचडीएफसी जैसी क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी फ्रेंचाइज अगर से किसी भी बड़े करेक्शन यहाँ पे आते हैं 7-8-10% के, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पोजीशन बनाने के लिए। साथ ही साथ एक बात और कहता हूं कि इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन काफी जरूरी है। हम तो हमारे पोर्टफोलियो में हमने पहले भी कई बार बात की कि जब आप देखें तो बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह की एक स्ट्रॉन्ग नंबर दे रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफिकेशन से इस तरह की बड़ी रिस्क को कई बार एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वही एक तरीका होता है जब आप इस तरह के बड़े इवेंट की डाउनसाइड को बचा सकते हैं। हमारा मानना है कि ये डाउनसाइड कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है और इसको बेस्ट तरीके से आपको कहीं ना कहीं रिड्यूस भी करना है इसका इम्पैक्ट, तो डाइवर्सिफिकेशन की रहेगा। साथ ही साथ कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड हम एचडीएफसी ट्विंस में देखते हुए हमें नजर नहीं आती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फ्रेश बाइंग अभी थोड़ा रुकना चाहिए अगर किसी को करनी हो तो? नहीं, देखिए बैंकिंग में तो हम काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मेरा मानना है नीरज जी कि ये जो पूरी रैली बाजार में आएगी जहां पर निफ्टी ऑल टाइम हाई छुएगा, उसमें बैंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बट हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इसमें आप एक स्टॉक पे बैट ना कीजिए, इस पूरे बास्केट पे बैट कीजिए। और अगर से आप कंफर्टेबल हो तो बैंक्स के ईटीएफ लेना इस समय पे एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी, जहां पर पे आप सभी तरह के बैंक्स के अंदर में एक एक्सपोजर ले सकते हैं। जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो, बट मैं समझता हूँ स्टैगर्ड मैनर में अगर से आप इसको लेते रादर देन एट वन गो, तो ये स्ट्रैटेजी काफी कारगर पहले भी साबित हुई है। तो यहाँ पर पे सिप तरह की स्ट्रैटेजी सिप करना एक वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आने वाले 3 महीने, ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में पोजीशन बनाने। ओके, तो ये चारों हमारे विद्वान ये तय कर रहे हैं कि एचडीएफसी में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट था जो हो रहा था और कुछ लोगों ने उसमें ज़्यादा एनालाइज कर लिया तो वो फिजल आउट हो रहा है। इसके अलावा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना तो आप सोचिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैप्ड हैं, जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं कि इसमें कि आगे रूम भी तो होना चाहिए उसको और ऊपर ले जाने के लिए, जिनको बड़े मात्रा में खरीदारी, वही जब दूर बैठ रहेंगे तो कैसे होगा। तो ये तो एचडीएफसी ट्विंस की कहानी जो बहुत बड़ा घटनाक्रम था इस वीक का, उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब एक तीसरा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पिछले कई हफ्तों से या रादर मैं कहूँ तो एक महीने से रडार पे तो है लेकिन उसकी चर्चा कम हुई है, वो है रेलवे स्टॉक्स। स्क्रीन पे दिखाइए वो जरा ग्राफिक्स कैसे कैसे चले सर। आरवीएनएल को आप देखिए, ये 1 महीने का रिटर्न है। 1 महीने में आरवीएनएल 78%, एयरकॉन 49%, टीटागढ़ वैगन 25%, टेक्समैको 24%, राइट्स 20%, रेलटेल 18%। क्या रहा है रेलवे में, ऐसा क्या कर दिया सरकार ने कि आप छोड़ दीजिए टीटागढ़ और टेक्समैको, खाली सरकारी रेलवे वाली 5 कंपनियां लीजिए, तूफान गति से चले जाना, क्या ऐसा बदल गया? देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो एक कोर थीम है ही क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आने की उम्मीद तो है, लेकिन वो जिस स्पेस पे आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने लास्ट 3-4 सालों में अच्छी कैपिटल स्पेंडिंग की है और करते रहेंगे। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एरियाज गवर्नमेंट के फोकस एरियाज हैं जहाँ पे भरपूर स्पेंडिंग हो रही है। खास करके डिफेंस और रेलवेज में जिस तरह से गवर्नमेंट न सिर्फ स्पेंडिंग कर रही है लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रोत्साहन दे रही है, तो ये फोकस एरियाज है ही। रेलवेज में आप देखें तो रेलवे बजट 3-4 साल पहले 80,000 करोड़ का होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अब हो चुका है 2.5 लाख करोड़। तो एक क्वांटम शिफ्ट हुआ है रेलवे स्पेंडिंग में ऑन
रोलिंग स्टॉक, ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत ट्रेन्स में इनोवेशन हुई है। तो ये एक फोकस एरिया है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, जॉब क्रिएशन भी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगी। और गवर्नमेंट का जिस तरह से रवैया है, लगता है कि डिफेंस और रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस रहेगा ही। तो ऐसे माहौल में ये जो रेलवे का जो पैक है, डिफेंस और रेलवे का जो पैक है, वो लाइमलाइट में आना काफी स्वाभाविक था। और खास करके जो रेलवे स्टॉक्स है, काफी सारे जो स्टॉक्स है वो पब्लिक सेक्टर में थे, तो वैसे भी अंडर ओन थे, निग्लेक्टेड थे और वैल्यूएशन भी चीप थी। तो एक ट्रिगर मिल गया है, तो इसलिए ये थीम चल रही है। अदरवाइज भी देखिए तो पूरा सरकारी स्पेस, सरकारी बैंक देखिए आप, छोटे वाले बड़े वाले भी देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इंडियन बैंक देखिए, छोटे छोटे जितने भी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक इतना बड़ा झटका लेके बैठा हुआ 1300 करोड़ का, हिल नहीं रहा है। ये सरकारी स्पेस में एक अभी और मैंने नया ढूंढा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मुझे कोई रीज़न उसका नहीं पता, मुझे खबर नहीं पता, हो सकता कोई खबर हो, ज़बरदस्त तेजी उसमें चल रही है, 100 रुपये तक पहुंच गया है वो। तो ये क्या पूरा पीएसयू बास्केट ही चल रहा है क्या? रादर मैं तो रेलवे लेके बैठा हूँ, लेकिन बाकी जगहों पे भी आप देखिए वैसे ही। देखिए, एक फाइन डिस्टिंक्शन है, पीएसयू बास्केट चल रहा है। आपने जैसे कहा बैंक स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स में भी पीएसयूज हैं, ऑयल एंड रिफाइनिंग में भी पीएसयूज हैं। चेन्नई पटोल देखिए आप। करेक्ट। इसमें रेलवेज में हमने बात करी, डिफेंस में बात करी, तो ये इंडिविजुअल थीमेटिक की वजह से तो चल ही रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अगर देखें लास्ट 1.25 साल में वैल्यू एज अ थीम हैज डन बेटर। ओके। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल होता है तो हमने देखा है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स, एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक होते हैं, वो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, यूएस में खास करके और इंडिया में भी काफी करेक्शन दिया है, काफी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1.25 साल में, जब से फेड ने टाइटनिंग और रेट हाइक साइकिल शुरू की है। वैल्यू हैज डन वेल, ग्रोथ हैज अंडर परफॉर्म्ड। और पीएसयू स्टॉक्स सही थीम में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ की थीम में भी है, और चीप भी थे टू स्टार्ट विथ। तो उनको 2 ट्रिगर मिल गए, हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन भी वैल्यू में फिट हो रहे थे ग्लोबली थीम में, और अर्निंग्स ग्रोथ में भी थीमेटिक बैठ रहा था। परफेक्ट, ये अच्छा पॉइंट है, इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि वैल्यू स्टॉक उस मौसम में बहुत चलते हैं जब महंगा ब्याज हो, यानी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाए तो आदमी फिर वैल्यू ढूंढने लगता है। और सरकारी कंपनी नो डाउट की बहुत वैल्यू है, और बेचारे ऐसे दबे पड़े रहते हैं, वैल्यू इसमें तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद यही कंटिन्यू करेंगे, रेलवे वाले स्टॉक्स पर थोड़ी और बातचीत करेंगे। साथ ही ब्रेक के बाद हम एक कंज्यूमर फाइनेंस में जो तूफान आने वाला है उस पर बात करेंगे।